हिजाब के बारे में इस समय पूरे देश में हंगामा चल रहा है। कर्नाटक की लड़कियों को बहुत प्लान्ड तरीके से हिजाब पहना के स्कूल में भेजा जा रहा है। ये वही शक्तियां हैं जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहती हैं, क्योंकि वो जो बच्चियां पहन के जा रही हैं वो अपनी इच्छा से नहीं जा रही हैं। उनको समझाया गया है, बरगलाया गया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। जब पूरी दुनिया में हिजाब फेंका जा रहा है, इस्लामिक देशों में हिजाब के खिलाफ पूरा आंदोलन चल रहा है, इस्लामिक देशों की महिलाएं हिजाब के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उस समय भारत में हिजाब पहन के स्कूल जाना ये बच्चियां अपने आप नहीं कर सकती। ये तो प्लान्ड वे में बाकायदा जो फोर्सेस हैं, पीएफआई हुआ और इस तरीके के जो और भी संगठन हैं, देवबंद हुए, और भी जो इस्लामिक संगठन हैं, जो भारत में गजवा हिंद करना चाहते हैं, जो भारत में एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो भारत में एक इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहते हैं, उनकी ये सोची समझी साजिश है। मैं समस्या की बात नहीं करूंगा, समस्या आपके सामने है, मैं समाधान की बात करता हूं। इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, एक देश एक पाठ्यक्रम और एक देश एक किताब। हमारे पास राइट टू एजुकेशन कानून है, केवल उसमें एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। राइट टू एजुकेशन में राइट टू इक्वल एजुकेशन करना है, एक शब्द जोड़ना है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, राइट टू एजुकेशन कानून बनाया है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट राइट टू इक्वल एजुकेशन भी बना सकती है। राइट टू एजुकेशन में जो पढ़ने की उम्र है वो 14 साल तक है, तो पार्लियामेंट उसको 18 साल तक भी कर सकती है, अमेंड कर सकती है। जब कानून हमारा राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा, पढ़ने की उम्र 14 से 18 वर्ष हो जाएगी, तो देश की सभी सरकारें इसके लिए बाध्य हो जाएंगी कि पूरे देश का सिलेबस एक हो, पूरे देश का करिकुलम एक हो, पाठ्यक्रम एक हो। महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, कर्नाटक वाले अपनी भाषा में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े, मलयालम में पढ़े, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, कश्मीर वाले कश्मीरी में पढ़े, लेकिन सिलेबस और कंटेंट, सिलेबस और करिकुलम एक होना चाहिए। यह हमारा संविधान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। दुर्भाग्यवश इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। हिजाब के ऊपर चर्चा हो रही है, हिजाब के ऊपर तू मैं भी हो रही है, लेकिन हिजाब दिमाग से कैसे निकलेगा इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हिजाब दिमाग से तब निकलेगा जब इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन स्कूल ड्रेस होगा, वन नेशन वन सिविल लॉ होगा और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होगा। तो समाधान की बात नहीं हो रही है, केवल ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तू मैं चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन न तो कोई कह रहा है कि इस देश में सारे स्कूल जो एजुकेशन के बोर्ड चल रहे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड, फला बोर्ड, ठिकाना बोर्ड, इनको मर्ज करो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करो। इसकी बात कोई नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा है कि पूरे देश का सिलेबस एक करो, कह लिया मदरसे अलग चलने चाहिए। जब संविधान कहता है वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए तो चलना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है पूरे देश में, जैसे केंद्रीय विद्यालय का जो स्कूल ड्रेस होता है पूरे देश में एक होता है, केंद्रीय विद्यालय का बच्चा कच्छ का हो या कामरूप का, लद्दाख हो या लक्षद्वीप का, उसका स्कूल का ड्रेस एक होता है। क्यों नहीं हम पूरे देश में ऐसे कर 12वीं तक पूरे देश में वन नेशन वन स्कूल ड्रेस लागू कर देते? किसने रोका हुआ है? केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक होता है, क्यों नहीं हम पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू कर देते? हमें क्या जरूरत है सीबीएसई अलग चलाने की, आईसीएसई अलग चलाने की, स्टेट बोर्ड अलग चलाने की? अगर 40 तरीके के टैक्स मिला के एक टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, तो 40 तरीके के एजुकेशन बोर्ड को मिला के वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो सकता है। 40 तरीके के सिलेबस को मिला के वन नेशन वन सिलेबस हो सकता है। 40 तरीके के स्कूल जो ड्रेस चल रहे हैं अलग अलग, उनको मिला के वन नेशन वन स्कूल ड्रेस हो सकता है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं,
ये पॉलिटिकल पार्टियों की तू मैं चलती रहेगी। आप तू मैं मत पड़िए। आप सबसे पहले समान शिक्षा की मांग करिए। समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन सिलेबस, समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन स्कूल ड्रेस। ये 3 चीज होगा तब सभी बच्चे, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, बेटी हो या बेटा, जब स्कूल जाएंगे उनका एक स्कूल ड्रेस होगा, एक जैसी किताब पढ़ेंगे, एक जैसा सोचेंगे। उससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। नहीं तो हम आग के मुहाने पे बैठे हुए हैं। ये जो अलग अलग स्कूल चल रहे हैं, अलग अलग सिलेबस चल रहे हैं ना, ये बर्बाद करके छोड़ेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, 2022 चल रहा है, ये 2022 में हो रहा है। अगर हमने समान शिक्षा लागू नहीं किया, समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, वन नेशन वन स्कूल ड्रेस लागू नहीं किया, वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं किया, वन नेशन वन करिकुलम लागू नहीं किया, ध्यान रखिए 2047 लिख के रख लीजिए, 2047 में इस देश का विभाजन होगा होगा होगा। क्योंकि मैंने देखा है 100 साल में देश बदले हैं, 100 साल में देशों का वजूद खत्म हुआ है। पर्सिया 100 साल में ईरान बना था, कुंभा 100 साल में काबुल बना था, तक्षशिला 100 साल में रावलपिंडी बना था, कैके 100 साल में पेशावर बना था, गंधार 100 साल में कंधार बना था, सुवास्तु 100 साल में स्वात घाटी बना था। ऐसे दुनिया भर के देश हैं, 55 से ज्यादा देश हैं, जो आज की डेट में ना उनका इतिहास कहीं आपको पता चलेगा, ना उनका भूगोल पता चलेगा। वो दुनिया के नक्शे पे नहीं है, उनका नाम बदल गया है। हम ईरान को जानते हैं, पर्शिया को नहीं जानते। हम रावलपिंडी जानते हैं, तक्षशिला नहीं जानते। हम पेशावर जानते हैं, कैके नहीं जानते। हम कंधार जानते हैं, गंधार नहीं जानते। क्यों? वो इतिहास से मिट गए। अगर हमने समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं किया, वन नेशन वन करिकुलम लागू नहीं किया, वन नेशन वन स्कूल ड्रेस लागू नहीं किया, तो लिख लीजिए आप भी 2047 में भारत में रहेंगे, मैं भी 2047 में भारत में रहूंगा। 2022 चल रहा है, मात्र 25 साल और बचा हुआ है। आजादी की 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे तो ये भारत नहीं होगा। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1947 में एक दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कि वो भयानक हादसा होगा। मनमोहन सिंह को एक दिन पहले पता होता ना कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा, तो ढंग से अपना कपड़ा पहन के भागते, पैजामा और बनियान पहन के नहीं भागते। राम जेठमलानी जी को पता होता एक दिन पहले कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा, तो कम से कम अपना सोना चांदी घर का सामान ले लेते। आडवाणी जी को नहीं पता था एक दिन पहले तक कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं पता था कि अगले दिन उनकी हत्या हो जाएगी, अगले दिन नरसंहार होगा, अगले दिन उनकी लाशें कटेंगी। नहीं पता था। हम जिस मुहाने पे बैठे हुए हैं, हमें इतिहास से सीखना चाहिए। उन देशों से सीखना चाहिए जिनका नामो निशान मिट गया। उन संस्कृतियों से सीखना चाहिए जहां पे आज खत्म हो गई। यजीदी अब इस दुनिया में नहीं बचे। पारसी 100% थे पर्सिया में, आज वो ईरान है, वहां एक पारसी नहीं बचा है, सब भाग के भारत में आए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। ये सारे कानून इसी संविधान में है। ये संविधान की शपथ लेने वाले इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, संविधान की बात करने वाले संसद में कानूनों पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब कुछ इस संविधान में है। ये सब कुछ इस संविधान में है। जय हिंद। स्कूल और कॉलेज सेकुलर प्लेस होता है। सेकुलर प्लेस पे सेकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकुलर प्लेस पे सेकुलरिज्म मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए पूरे देश में सभी स्कूल में, सभी कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो गरीब अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक जैसा देखते हैं। उससे उनकी एकता और अखंडता मजबूत होती है, आपसी भाईचारा मजबूत होता है, ग्रुपिज्म का मौका नहीं रहता। नहीं तो लोग क्या होगा, कुछ लोग बुर्का पहन के आएंगे, कुछ लोग हिजाब पहन के आएंगे, कुछ लोग गले पे पटका डाल के आएंगे, सब अलग अलग वहां पे गैंग दिखाई पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप दिखाई पड़ेंगे। और जिस आर्टिकल 25 की दुहाई दे जा रही लोग दे रहे हैं, वो आर्टिकल 25 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। वो धर्म को प्रोटेक्ट करता है, अधर्म को नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि
ये जो बुर्का, नकाब और हिजाब, ये हमारा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अगर कुरान में लिखी हुई हर बात इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, फिर तो चारों वेद में जो कुछ लिखा हुआ है वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो भी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हुआ है, 18 पुराण है उनमें जो कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा मानना है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वो होती है जिस दिन उस धर्म की, उस संप्रदाय की, उस पंथ की स्थापना होती है, उसमें पहली बार जो प्रवचन दिया जाता है या जो उसका संस्थापक है, उस धर्म का या उस संप्रदाय का संस्थापक है, वो जो चीज फॉलो करता है उसको इसेंशियल कह सकते हैं। उदाहरण के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ने सिख पंथ की स्थापना किया। जिस दिन स्थापना हुई उस दिन उन्होंने खुद भी पगड़ी पहनी हुई थी, उनके बच्चे भी पगड़ी पहनते थे, उनके जो इमीडिएट फॉलोअर्स थे जिनको पहली बार उन्होंने शिक्षा दिया था वो भी पगड़ी पहने हुए थे। तो पगड़ी को तो आप इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कह सकते हैं। लेकिन कुरान में लिखा भी अगर है हिजाब के बारे में, बुर्का या नकाब के बारे में, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं कह सकते कि न तो मोहम्मद साहब कोई इस तरीके का कुछ पहनते थे, न उनकी पत्नी बुर्का, नकाब, हिजाब पहनती थी, उनकी बहुएं भी नहीं पहनती थी। ये जो बुर्का, नकाब, हिजाब शुरू हुआ है ये लगभग 70 साल के बाद शुरू हुआ है। मोहम्मद साहब के जाने के बाद 70 साल के बाद शुरू हुआ है। जो चौथे खलीफा थे उन्होंने शुरू किया है। तो इसको इसेंशियल कैसे कहेंगे? अगर हम इसको इसेंशियल कहेंगे तो कल को जो लोग नागा संप्रदाय को मानते हैं या जो नागा साधु हैं वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो कहेंगे हम तो बिना कपड़े कहेंगे। बहुत सारे जैन मुनि हैं, अगर वो एडमिशन लेंगे कॉलेज में तो आप उनको कैसे रोकेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल का अगर हमने ज्यादा आगे बढ़ाया तो पूरा रायता फैल जाएगा, एक पूरा पैंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेरा ये मानना है स्कूल और कॉलेज सेकुलर प्लेस है। आप अपनी अपनी मान्यता को कॉलेज के गेट तक रखिए। आपको हिजाब पहनना है, नकाब पहनना है, कॉलेज के गेट तक पहन के आइए। लेकिन जब आप गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वहां भी पहनना, ये तो जिद करने वाली बात हो गई। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि फिर से वही खतरा वही है, कल को नागा साधु, और नागा साधु छोड़िए, कल को मान लीजिए हर कॉलेज के 10 लड़के बोले कि मैं तो नागा संप्रदाय को मानता हूं, आप कैसे में उनको मना करोगे नहीं भैया तुम नागा नहीं हो? वो कहेंगे मैं तो नागा संप्रदाय को फॉलो करता हूं, मैं नागा कस्टम को फॉलो करता हूं और मैं वैसे ही आऊंगा जैसे नागा रहते हैं। फिर आप उनको कैसे रोकेंगे? इसका एक ही समाधान है, हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, 24/7 अपने धर्म में न जुड़े रहें, हमेशा अपने अपने मान्यताओं को लेकर न घूमते रहें, अपने घर पे रखें, अपने प्राइवेट अपने ऑफिस में रखें, अपने शादी विवाह के दौरान उसको दिखाएं। लेकिन सेकुलर प्लेस जो स्कूल है, पब्लिक प्लेस है, सेकुलर प्लेस, वहां आके प्रदर्शित करना, इससे क्रिया की प्रतिक्रिया बढ़ेगी, एक्शन का रिएक्शन बढ़ेगा और फिर पूरे देश में एक नया बाउंडर शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरत है इसको रोका जाए। संविधान भी यही कहता है। संविधान कहता है देश की एकता अखंडता जरूरी है, संविधान कहता है भाईचारा जरूरी है, संविधान कहता है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है। तो सबसे ऊपर हमारा देश है, संविधान है, बाकी ये रीति रिवाज ये सब बात की बातें हैं। इसमें भी बुर्का, निकाह, हिजाब ये तो न मोहम्मद साहब के परिवार के लोग पहनते थे, न उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन थी उसको पहनती थी। फिर उसको इसेंशियल कहना मुझे लगता है ये गलत होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में कॉमन ड्रेस कोड के लिए पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि पूरे देश में जितने भी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, कॉलेज हैं, प्रोफेशनल कॉलेज हैं, एकेडमिक कॉलेज हैं, सब में स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड मैंडेटरी किया जाए। क्योंकि इंडिविजुअल जब ड्रेस पहन के आते हैं, कोई महंगा पहन के आता है, कोई सस्ता पहन के आता है, सब अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आते हैं। स्कूल और कॉलेज सेकुलर पब्लिक प्लेस है। सेकुलर पब्लिक प्लेस पे सेकुलरिज्म मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेकुलरिज्म मेंटेन तभी होगी जब सबका ड्रेस कोड एक होगा। वहां कोई अमीर कोई गरीब नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं दिखाई पड़ेगा।
स्कूल और कॉलेज की जो सेकुलर का कैरेक्टर है वो तभी मेंटेन हो पाएगा जब सब एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। ना कोई बुरके में होगा, ना कोई गमछे में होगा, ना कोई हिजाब में होगा, ना कोई नकाब में होगा, ना कोई वहां पे। कुछ लोग कहते हैं कि इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस का छूट मिलना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस उसको कहते हैं कि जिस दिन उस धर्म की स्थापना हुई, जिसने उस धर्म की स्थापना किया, उसने उसको पहना, उसने उसको बताया। उदाहरण के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई, तो जिस समय सिख पंथ की स्थापना हुई उसी दिन हमारे गुरुदेव ने साफा कहा था, पगड़ी पहनना अनिवार्य किया था, और उन्होंने खुद पहना था, उनके बच्चों ने पहना था, उनके परिवार ने पहना था। जबकि हिजाब, नकाब और बुरका न मोहम्मद साहब ने पहना, न उनके परिवार के सदस्यों ने पहना, उनके रिश्तेदारों ने पहना, न उसके बाद में जिसने राज किया उसने पहना। ये तो बहुत बाद में आया। तो इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है जिसने उस पंथ को, जिसने उस संप्रदाय को शुरू किया, जब तक वो उसको फॉलो करता है, उसी को कहते हैं इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस।